Hello, salam, namaste, sat sri akal. My name is Gurmeher Kaur and this is the Kaur Factor. नाजरीन आदाब, नमस्ते, सारियां नु सत श्री अकाल। मुझे गुरमेहर कौर कहते हैं और ये है द कौर फैक्टर। कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल, खैरियत से? अव्वल तो जी शुक्रिया जो पिछली किस्त पे आपका रद्द अमल, आपका फीडबैक आया, आपकी प्रतिक्रिया आई। मैं ये कहते नहीं थकती कि हर कमेंट को हम पढ़ते हैं, गौर से पढ़ते हैं, और जो हौसला अफजाई आप हमारी करते हैं, जो प्रोत्साहन आप देते हैं, उससे बहुत ताकत, बहुत ऊर्जा मिलती है और उसी पे ये सारा काम चलता है। दोस्तों, आज मैं आपसे अपने बारे में कुछ बात करना चाहूंगी। उसकी वजह यह है कि मेरा मानना है कि मेरा जो तजुर्बा है इस हवाले से, वो कई और लोगों का, लाखों और लोगों का तजुर्बा है। So I think I speak for a lot of people when I say this, or I'll be speaking for a lot of people when I say what I'm about to say. जाहिर सी बात है, मैं हिंदुस्तानी हूं बुनियादी तौर पे, मेरे लहजे से जाहिर होता है, मेरी रंगत से जाहिर होता है कि मैं कोई अंग्रेज की बच्ची तो नहीं हूं। लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों को इल्म हो कि मैं फिलहाल अमेरिका में मुकीम हूं, मैं फिलहाल अमेरिका में स्थित हूं, और इसी के इर्द गिर्द कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। मेरा जो तजुर्बा रहा है उसके हवाले से, क्योंकि लाखों और लोगों का वो तजुर्बा है, प्रवासी भारतीय जिन्हें कहा जाता है, NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनका भी वो तजुर्बा है। और आम हिंदुस्तानी के ज़हन दिल में भी कई सवालात हैं NRIs को लेकर। और एक सवाल जो उठा है, और आपके कमेंट्स में भी ये था, और यूं भी वक्तन फवक्तन लोग ये सवाल उठाते हैं मेरे साथ कि अगर आप अमेरिका में रहती हैं तो आपके पास क्या हक है हिंदुस्तान के बारे में ज्ञान बखेरने का। तो उनका सवाल एक हद तक समझ भी आता है। तो इन सब बातों को, इन सब पहलुओं को हम थोड़ा टटोलेंगे जी। तो नैतिक अधिकार का सवाल, कि अखलाकी हक का सवाल, कि आप हिंदुस्तान में रहती नहीं है लेकिन हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है, हिंदुस्तान के इर्द गिर्द आपकी बातें हैं, तो ये हक आपके पास किस हद तक है, अधिकार आपके पास किस हद तक है। और फिर एक सवाल जो उसके बाद आता है, अगर हम सिलसिलावार तरीके में से देखें, तो सवाल जो उठता है वो ये है कि किस हद तक आपके पास वो समझ है, वो समझ, वो सलाहियत है कि आप नहीं रहती हिंदुस्तान में और आप हिंदुस्तान के बारे में बात कर रही हैं। आपकी मामलात पे क्या पकड़ है, व्हाट इज योर ग्रिप ऑन इश्यूज, ऑन मैटर्स रिलेटेड टू इंडिया व्हेन यू आर नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया। तो दोनों सवाल अपनी तरह से समझ में आते, और मेरा इरादा, मेरी मंशा कोई जवाब या डिफेंस देने की नहीं है, कोई मतलब जबरन जवाब देने की नहीं है। जो मेरी समझ है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एज बेस्ट एज आई कैन एक्सप्रेस इट, आई विल ट्राई टू शेयर इट विद यू। और ये एक विचार विमर्श है, तबादला ख्याल है, एक गुफ्तगू है, एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन भी आप इसे मान लें। तो देखिए, अव्वल तो मेरा ये मानना है कि इसमें दर्जे की बात है, ये हाँ या ना वाला जवाब इसका नहीं है, इसमें दर्जे की, डिग्री की बात है। क्योंकि पैदाइश परवरिश मेरी हिंदुस्तान की है, और मैं अगेन आई एम नॉट स्पीकिंग जस्ट फॉर माई सेल्फ, मेरे जैसे और लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पे और कभी कभी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पे भी आके टिप्पणी देते हैं, अपना तबसरा करते हैं, देते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल भी है, सिर्फ मेरी जात से इसका ताल्लुक नहीं है, ये निजी सवाल नहीं है सिर्फ। तो अव्वल तो ये देखिए कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में और इंटरनेट के दौर में एक मायने में जो सरहदें हैं वो मिट तो नहीं गई, लेकिन उनकी लकीरें धुंधली पड़ गई हैं जहनी तौर पे। क्योंकि आप जो एक मतलब बड़ी जाहिर सी बात है, वेरी ऑब्वियस पॉइंट टू मेक, आप कुछ ट्वीट भी करती हैं या सोशल मीडिया पे कोई आपका इंटरवेंशन है, आप कुछ पोस्ट करती हैं, व्हाट्सएप पे आप कुछ डालती हैं, तो वो पोटेंशियली ग्लोबल है, वो दुनिया में कहीं भी किसी के पास भी पहुंच सकता है। फिर वो अपने रिश्तेदारों को भेजे, अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स में डाले, और इस तरह से बात जो है आगे बढ़ती है। एक सोच, एक नजरिया, एक कुछ भी, छोटी सी मीम हो या एक बड़ा आपने सोचा समझा हुआ अपना एक मौकफ, अपनी राय का इजहार किया किसी पोस्ट में, अब वो किसी की 20 लोगों के पास पहुंचती है, किसी की 20,000 लोगों के पास पहुंचती है, किसी की उससे कहीं ज्यादा के पास पहुंचती है। वो दर्जे की बात है। लेकिन ये लकीरें जो हैं, जो सरहदें हैं, जहनी सरहदें खास तौर पे धुंधली पड़ गई हैं।
तो एक तो ये फर्क आया है। और जब कोई भी हिंदुस्तान में भी रह के कोई वोट भी करता है, जो कि जमहूरियत की, लोकतंत्र की हम बुनियाद मानते हैं वोट करना, तो कुछ बातों को मद्देनजर रख के वोट करता है या करती है, तो उस पे जिसको भी वो सोशल मीडिया में फॉलो करता है या करती है, उसका एक हद तक असर रहता है उसकी सोच को तराशने में। तो एक तो ये बात है कि वो जो पुराने पैमाने हैं वो कुछ हद तक तब्दील हुए हैं। अलावा इसके देखिए, मेरा ये मानना है कि अगेन वो बात जो मैंने पहले अर्ज की कि दर्जे की बात है। अब फर्ज करें मुझे अगर मिसाल के तौर पे ले, तो मैं हिंदुस्तान की पैदाइश और परवरिश हूं और चंद सालों से अमेरिका में मुकीम हूं, और फिर भी आना जाना मेरा लगा रहता है। और इंटरनेट के जरिए, यारी दोस्ती के जरिए, रिश्तेदारियों के जरिए, जो मेरे सहाफी दोस्त अहबाब हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, पत्रकार जो मेरे दोस्त और सहेलियां हैं, उनके जरिए मेरी एक नजर रहती है हिंदुस्तान पे। तो वो अपनी जगह है। लेकिन इसमें दर्जे की बात मैं फिर मुसलसल इस पे इसरार इसलिए कर रही हूं, वो इसलिए कि अगर आप मुझसे ये कहें कि मैं यूपी के चुनाव पे बात करूं, तो मेरे ख्याल से मैं खुद कहूंगी कि मैं नहीं करना चाहूंगी। हाँ, मेरी एक राय है, मैं हिंदुस्तान से मेरा ताल्लुक है, तो मैं एक शुभ चिंतक हूं, एक खैर ख्वाह हूं, मेरा दिल धड़कता है हिंदुस्तान के लिए और ताउम्र धड़केगा। तो मेरी एक राय है, लेकिन मेरी राय उन लोगों की राय की जगह नहीं ले सकती जो ऑन ग्राउंड हैं, जो वो मेहनत का काम कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड जाके यूपी के गांव, शहरों, कस्बों से आपको बाखबर रख रहे हैं। उनकी बात कहीं ज्यादा अहमियत रखती है मुझसे। तो बेहतर है मेरे लिए कि मैं उस तरफ जाऊं ही ना, जब आपके पास इससे कहीं बेहतर मुतबादिल ऑप्शंस हैं जिनके पास आप जा सकते हैं, और आपको जाना भी चाहिए। कई लोग बहुत अच्छा, बहुत ईमानदारी से और मेहनत से और लगन और शिद्दत से काम कर रहे हैं। और मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि मेरा काम जो है उनका काम, कहना मैं ये चाह रही हूं कि उनका काम मुझसे कहीं ज्यादा मेहनत का है, और आज के हिंदुस्तान में क्वाइट फ्रैंकली जोखिम का भी है। तो उनको मेरा नमस्ते, झुक के नमस्ते और मेरा सलाम पहुंचे। तो हैविंग सेड दैट, अगर किसी की परवरिश और पैदाइश हिंदुस्तान की है, तो उसमें एक तरह की इंट्यूटिव, एक जज्बाती लेवल पे एक तरह की समझ है अपने लोगों के बारे में, क्योंकि वो उन लोगों के साथ पली बड़ी है। तो मेरा जो नजरिया है, और मुझ जैसे कई लोगों का जो नजरिया है, उसको सोशियोलॉजी में इनसाइडर आउटसाइडर पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है। यानी कि मेरा नजरिया एक विलायती बंदी का भी नहीं है, लेकिन उसका भी नहीं है जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी दिल्ली में गुजर रही हो। एक दरमियान का एक नजरिया है, एक बीच में एक चीज जो पोजीशन है, इनसाइडर आउटसाइडर पर्सपेक्टिव है। तो उसके फवायद भी हैं और नुकसानात भी हैं, या बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। तो जाहिर है एक बड़ी बात तो यह है कि भाई रोजमर्रा के तौर पे रोजमर्रा की जिंदगी जो है मेरी दिल्ली में या हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं गुजर रही। लेकिन क्योंकि मैं एक फासले पे हूं, एक बुनियाद है हिंदुस्तानी तजुर्बे की, एक बुनियाद है हिंदुस्तान की जो सकाफत है, हमारी जो तहजीब है, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति जो कि किताबों में झलकती है, कविताओं में, शायरी में, हमारे सिनेमा में, हमारे लोगों में झलकती है, उसमें मैं रची बसी हूं और अब भी हूं। मतलब अगर ये जो किताबें पीछे आप देखेंगे तो 90% किताबें हिंदुस्तान या जनूबी एशिया, साउथ एशिया के इर्द गिर्द घूम रही होंगी, मौजुआत के हवाले से जो विषय इनमें है इन किताबों में। तो वो तो खैर एक नाता हमेशा रहता है इंसान का। तो एक इनसाइडर आउटसाइडर पर्सपेक्टिव है। रोजमर्रा की जमीनी हकीकत से आप वाकिफ नहीं हैं, उस हद तक है जितना आपको लोग बताते हैं, आप पढ़ते सुनते देखते हैं। लेकिन एक फासले की वजह से एक तरह का कभी कभी एक बिग पिक्चर व्यू भी मिलता है, कभी कभी जो कभी कभी आप बिल्कुल अगर किसी चीज में धंसे हुए हो तो कभी कभी वो इतना नहीं दिखता, क्योंकि आप इतनी रोजमर्रा की जद्दोजहद में और संघर्ष में लगे हुए होते हैं, जूझ रहे होते हैं। और मेरा सलाम आपको। लेकिन कभी कभी आप जब थोड़े फासले पे होते हैं तो आप कभी कभी आपको एक ऐसा, मैं तो नहीं कहूंगी कि आपको कुछ बेहतर समझ में आ जाता है, लेकिन वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक अलग एंगल से आप उसको देख पाते हैं। इतनी सी एक बड़ी महदूद सी लिमिटेड सी बात मैं कहूंगी कि एक वो नजरिया, वो एंगल बदल जाता है। और अगर आपको उस लिहाज से किसी का एंगल दिलचस्प लगे
तो आप द कॉर फैक्टर देख सकते हैं। और भी जो लोग जो प्रदेश में रहकर देश की बातें करते हैं और उनका देश में आना जाना भी लगा रहता है, तो वही जवाब, वही लॉजिक है वहां पे भी कि अगर आपको वो नजरिया दिलचस्प लगता है, ये जानते हुए कि भाई ये फिलहाल प्रदेश में रहती है, लेकिन ये इनका बैकग्राउंड है, ये इनकी बैक स्टोरी है, ये इनके माजी में हुआ, तो वो फिर आप पे है। आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। कोई ऑप्शंस की कमी नहीं है, किसी भी तरह से किल्लत नहीं है। कई चीजें हैं, इंफॉर्मेशन ग्लट बल्कि कहा जाता है, आज ये दौर इंफॉर्मेशन ग्लट का है। आपके पास इंटरनेट पे बेशुमार चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। तो फिर ये आप पे है कि आप अपना फैसला इस हवाले से करते हैं। और तो ये तमाम बातें हैं। और अलावा इसके जाहिर है एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है इंटरनेट, और हमेशा मुझे ऐसे लोग चाहते हैं कि लोग उनको बताएं कि वो क्या देखना चाहेंगे, किन बातों पे, किन मुद्दों को वो उजागर होते देखना चाहेंगे। तो ये तो एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, ये तबादला ख्याल, ये विचार विमर्श, ये आदान प्रदान लगा रहता है। तो ये तमाम बातें हैं। और जहां तक अखलाकी हक का सवाल है, नैतिक अधिकार का सवाल है, बिल्कुल जायज सवाल, वाजिब सवाल पूछने का पूरा हक है नाजरीन को। देखिए, जहां उसमें भी फिर दर्जे की बात है। और एक बात मैं बड़ी आई से दिस विद रिस्पेक्ट और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहती हूँ कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी लोग वतन में रहते हैं लेकिन इतने खुदगर्ज होते हैं कि वतन के लिए कुछ खास करते नहीं। वो उनकी अपनी मतलब एक प्लेजर प्रिंसिपल पर, प्राइमरीली प्लेजर प्रिंसिपल पर, ऐशो आराम पे मबनी उनकी जिंदगी कट रही होती है। मतलब मैं प्लेजर प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं हूं, हम सबको जिंदगी का लुत्फ भी उठाना चाहिए। मैं दर्जे की बात कर रही हूँ कि कुछ लोग बिल्कुल ही बेफिक्र होते, मतलब उनको कोई फिक्रमंद नहीं होते वो अपने वतन के हवाले से, चाहे वो दिल्ली बंबई में रह रहे हों। और कभी कभी कुछ लोग वतन के बाहर होते हैं, लेकिन वो, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, और ये मेरे लिए नहीं है ये बात, मैं तो नहीं कर पाती ये सब फिलहाल, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो अगर डॉलर में कमा रहे हैं, पाउंड में कमा रहे हैं, बरतानिया में, दुबई में रह के दिरहम में कमा रहे हैं, तो थोड़ी उनके पास भगवान की कृपा से, खुदा के फजलो करम से कुछ जो है उनके पास थोड़ा पैसा बच जाता है, और वो अपने मुल्क भेजते हैं उसको, अपने घर, उनके अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं। मैं तो ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने पूरे कुनबे को, इफ आई मे यूज द एक्सप्रेशन, अपने भाई बहनों की नैया पार की होती है इस तरह से। तो इस तरह का इस तरह का काबिल तारीफ काम भी लोग करते हैं वतन के बाहर रहकर। और कुछ लोग मुल्क के लिए करते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हो, नजरियात की तरह के जरिए से हो, उस रास्ते से हो, सोच के जरिए से हो, या किसी भी तरह से हो। तो मैं जानती हूँ यहाँ पे अमेरिका में खास तौर पे ऐसे नॉन प्रॉफिट्स काम करते हैं जिनका फलसफा बापू वाला है, गांधीयन एक उनका विजन है दुनिया के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से। तो वो फंड रेजिंग करते हैं, हिंदुस्तान भेजते हैं, जो भी उनका एक पूरा वो एक अलग सिस्टम है, और उनका भी एक अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश रहती है। तो हर तरह के लोग हर जगह पाए जाते हैं। जिंदगी के कुछ तकाजे होते हैं, कुछ नौकरी के तकाजे होते हैं, कुछ जाती फैसले होते हैं इंसान की जिंदगी में, जिसकी वजह से इंसान अपने आप को जिंदगी के किसी मोड़ पे कहीं पाता है। और फिर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, अहमियत वो देता है, किसी चीज को ज्यादा, किसी चीज को कम, और अपनी तरफ से कोशिश करता है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश वो करता है, चाहे वो कौम के लिए हो, मुल्क के लिए हो, या अपने घर वालों के लिए हो, अपने किसी दोस्त के लिए हो, किसी भी प्रियजन के लिए हो। तो इस तरह से है, ये दर्जे की बात है। और तो ये कहना कि अगर आप हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान पे कोई एहसान कर रही हैं, या हिंदुस्तान में रहना ही इस बात का सबूत है कि आप हिंदुस्तान के लिए बड़ी फिक्रमंद हैं, और जैसे ही आप बाहर आ गई, आपको कोई हक नहीं है फिक्रमंद होने का या उस फिक्र के का इजहार करने का, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी नाइंसाफी है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि by orders of magnitude, those who are in India, struggling, striving, persevering, contributing to India at various levels, are doing much harder work.
तो मैं ये जरूर मानती हूँ कि मुझ जैसे लोगों की जो पोजीशन है, हम जिस मकाम पे इस वक्त हैं, उसमें एक प्रिविलेज का दखल भी है, वो तो बिलाशुबा है। तो उसके बावजूद उसका एहसास होते हुए भी इंसान अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश करता है। आपको मेरा ये नजरिया कैसा लगा जरूर लिख भेजिएगा। जरूरी नहीं कि आप सहमत हो, मुत्तफिक हो, आपको एतराजात भी हो सकते हैं, आपत्ति भी हो सकती है, सवालिया निशान भी आप कई बातों पे लगा सकते हैं। सब इट्स ऑल वेलकम, कीप इट कमिंग। मेरा तो ये मानना है कि इंसान की सोच को तराशता है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ आर एन इवॉल्विंग परस्पेक्टिव। वो इवॉल्व होती रहती हैं, हम उनको तराशते रहते हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि जो जिस तरह से जिंदगी तब्दील होती है, दुनिया तब्दील होती है, उस तरह से कुछ पुराने जो अजम्पशंस हैं, जो पुरानी सोच है, उसको भी तराशने की जरूरत होती है। तो दुनिया जिस तरह से बदली है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से बदली है, हमारी जिंदगी में भी बड़े, मैं तो कहूंगी, इनकलाबी चेंजेस और तब्दीलियां आई हैं। तो ये सब बातें मैंने आपके सामने रखी, और ये एक नामुकम्मल गुफ्तगू है, लेकिन मेरा मानना है कि चंद सवालात ऐसे होते हैं जिनको जवां रखना भी, उनकी भी अपनी एक अहमियत होती है। अब इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले दो बातें, सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी आने वाली किस्तों की नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगर आपको ये छोटी सी पेशकश पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, रब राखा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।